अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस बुक का रिव्यू आपके सामने पेश करने लगा हूं, इसका नाम है एग्जाइल एंड द किंगडम। ये बुक लिखी है अल्बर्ट कमू ने, जिनको नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर भी मिला था 1957 में। ये बुक जो है एग्जाइल एंड द किंगडम, इसमें 6 शॉर्ट स्टोरीज हैं और किंगडम वो अपने अंदर जो इंसान है, यानी आपके अंदर जो भी सोच मौजूद है, जो भी आपके अंदर चलता है, उसको वो किंगडम बोलता है। और एग्जाइल का मतलब आपको मालूम ही है। एल्बर्ट कम्यू की ये बुक 1957 में पब्लिश हुई थी। ये ह्यूमन आइसोलेशन की बात करती है, ह्यूमन सफरिंग की बात करती है और एक यूनिवर्सल थीम की बात करती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। इंसान अपनी सर्च में है और इन शॉर्ट स्टोरीज के अंदर अल्बर्ट कमू ने उसी चीज को हाईलाइट किया। इन 6 की 6 स्टोरीज में इंसान की एग्जाइल की बात की गई है। इरादा मेरा यही था कि इन 6 स्टोरीज को मैं फर्दन बाय फर्दन डिस्कस करूं, लेकिन इसमें से भी मैंने 2 सिलेक्ट किए, एक द गेस्ट और दूसरी है द अडल्ट्रस वुमन। अडल्ट्रस वुमन जो है वो यहीं से स्टार्ट होती है कि एक फ्लाई जो है बस के अंदर मूव कर रही है, जिसको स्टैटिकनेस से अल्बर्ट कमू डिस्क्राइब करना चाहता है। और ये 2 मियाँ बीवी हैं जो कि मिडिल एजेस से आगे हैं और ये किसी जगह पे सफर कर रहे हैं और इनके जो मियाँ हैं उन्होंने किसी को कुछ हैंड ओवर करना है, बिकॉज ही इज इन अ बिजनेस ऑफ ट्रेड। तो ये जहाँ बहुत सारे मुसाफिर बैठे हैं, बस गुजरती चली जा रही है और वो खातून जो है वो अपनी गुजरी जिंदगी के बारे में सोच रही है कि उसका खामिन कैसा था, जब उसने शादी की थी तब कैसा था, कैसा पढ़ता था, लिखता था और उसने क्या देख के उससे शादी की थी। इस दौरान बस के अंदर जितने मुसाफिर बैठे हैं, अल्बर्ट कमू उनके बारे में भी शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस दे रहा है। उनमें एक फ्रेंच सोल्जर भी था, खातून उसके बारे में भी सोचती है और यही कुछ सोचते सोचते वो एक होटल में पहुंच जाते हैं। वह पोर्टर उनका इस्तकबाल करता है और उसके बाद ये होटल के कमरे में जा सोते हैं। खातून का हस्बैंड इस तरीके से बताया गया है कि जैसे नॉर्मली एक इंसान अपनी सोचों में गुम है और खातून बैठी सोच रही है। खैर, ये रात को अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। वहां रात को किसी वक्त औरत बाहर निकलती है, उसके सामने सारा डेजर्ट होता है और वो एक लम्हे के लिए उस डेजर्ट को देख के शशतर रह जाती है कि ये कितना ह्यूज डेजर्ट है। और उसको एक लम्हे के लिए एहसास होता है कि मैंने ये सब शादी वगैरह क्यों की, मेरी आजादी किधर गई। और वो एक लम्हे के लिए अपने आप को डेजर्ट के स्पुर्द कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं लम्हात में उसको थोड़ी कामनेस फील होती है। वापस वो अपने रूम में आती है और बेड पे लेट जाती है। वहां पे आके उसका खामिन पूछता है, एवरीथिंग ओके? तो शी सेज, यस, एवरीथिंग इज ओके माय डियर, एवरीथिंग इज ओके। दूसरी स्टोरी जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा, उसका नाम है द गेस्ट। इसमें एक स्कूल टीचर है जिसको एक अरब प्रिजनर जो है वो अथॉरिटीज के हैंड ओवर करना है। स्कूल टीचर का नाम दारू है और ये उस जमाने की बात है जब फ्रेंच कॉलोनी का हिस्सा हुआ करता था अल्जीयर्स। उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी बैकग्राउंड में ये स्टोरी लिखी गई है। और जिस वक्त वो गेस्ट आके रुकते हैं इसके पास, दरू के पास, तो वहां पे जो उस प्रिजनर को लेके आता है वो दरू को बताता है, यू हैव टू हैंड ओवर दिस प्रिजनर्स टू द अथॉरिटीज हु आर प्रेजेंट एट द अदर साइड ऑफ द डेजर्ट। आपको इसे वहां तक छोड़ के आना। अब वो रात प्रिजनर और दरू जो है इकट्ठे गुजारते हैं, जिसमें उस प्रिजनर के लिए दरू के दिल में एक ह्यूमैनिटेरियन इमोशंस पैदा होते हैं। वो उसको खाना ऑफर करता है और उसको महसूस होता है कि अरब प्रिजनर्स के साथ ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अरब्स जो हैं वो भी अपनी लिबर्टी के लिए फाइट कर रहे हैं। यहाँ पे दरू जो है, सुबह होती है, दरू के ज़हन में ये ख्याल आता है कि मुझे इस प्रिजनर को छोड़ के आना है। तो जब वो उसको छोड़ के आता है तो वहां पे जब वो पहुंचता है तो वो दूर तक उस प्रिजनर को देखता रहता है और उसके बाद वो प्रिजनर उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। यहाँ पे दरू जो है उसको दिखाया गया वो एक कन्फ्लिक्ट का शिकार है, एक जंग उसके अंदर चल रही है कि क्या मीनिंग है इन सब बातों का, क्योंकि वो लोग अपनी फाइट कर रहे हैं अपनी लिबर्टी के लिए, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए,
लेकिन दरू को एक ऐसा आदमी दिखाया गया है जो अपनी ड्यूटी और अपनी मॉरल सोच के दरमियान में फंसा हुआ है। इस स्टोरी में दरू का कैरेक्टर अगर मैं डिस्कस करूं तो दरू के पास भी फ्रीडम एंड चॉइस की बात हो रही है। वो प्रिजनर को ये ऑफर करता है कि क्या तुम्हें फ्रीडम लेनी है या तुम्हें इम्प्रिजनमेंट लेनी है। यही वो चीज है जो अल्बर्ट कैमू बताता है कि लाइफ में आपको फ्रीडम भी है और आपको चॉइस भी लेनी पड़ती है, लेकिन जो प्रिजनर है वो आफ्टर ऑल इम्प्रिजनमेंट चूज कर लेता है। इस पूरी स्टोरी का थीम ये है कि आपके पास फ्रीडम है फैसला करने की और आपके पास चॉइस है कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। दरू ने उसको चॉइस दी, उसको फ्रीडम दी और उसने इम्प्रिजनमेंट का एक्सेप्ट किया। इसी तरह चॉइस का दरू को भी सामना था, उसको भी फराइज अदा करने पड़े, उसने भी यही चॉइस ली। उसके सामने भी कॉन्सिक्वेंसेस आए कि वो सोच में पड़ गया कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। यहां पे ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को अल्बर्ट कैमू दिखा रहा है। दरू के फैसले को हम एक और नजर से भी देख सकते हैं कि दरू ने जो उस फैसला किया, उस कॉन्सिक्वेंसेस का एक नतीजा भी ये भी निकला कि एक बड़ी दूर तक मैसेज गया कि एक आदमी अरब इंडिपेंडेंस को किस नजर से देख रहा है, हालांकि ही बिलोंग्स टू द अदर साइड। तो लिहाजा आपकी जो चॉइसेस हैं, जो आप डिसीजंस करते हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस लॉन्ग टर्म होते हैं और दूसरों पे बड़ा लंबा असर छोड़ते हैं। इसी तरह दरू के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी वो मोरालिटी के सवाल उठाते हैं कि एक एहसास आपके अंदर पैदा होता है कि ये सब क्या हो रहा है, और यही चीज जो है बड़ी चेंज का आकाश बन जाती है, और यही वो चीज है जो आगे जाके कोई बड़ी चेंज लेके आती है। बेसिकली इस स्टोरी में मानवियत ढूंढी जा रही है, मीनिंग ढूंढा जा रहा है लाइफ के अंदर। एक आदमी अपने आप को क्वेश्चन कर रहा है, एक कन्फ्लिक्ट से गुजर रहा है, और यही स्टोरी की स्पेशलिटी है। इस बुक की शॉर्ट स्टोरीज जो हैं अल्बर्ट कैमू ने लिखी है। अल्बर्ट कैमू और जॉन पॉल सार्त्र ये वर्ल्ड वॉर I और वर्ल्ड वॉर II देख चुके थे, और ये जैसा कि आपको याद होगा, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था जब हम हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी के ऊपर डिस्कस कर रहे थे बर्ट्रैंड रसल की। अगर आपने वो प्रोग्राम नहीं देखा तो मैं कमेंट सेक्शन में उस प्रोग्राम का लिंक छोड़ दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसमें बर्ट्रैंड रसल एक बात बोलता था कि फिलोसफी और राइटिंग को समझने के लिए जरूरी है कि राइटर और फिलोसोफर के जमाने के हालात को देखना चाहिए। फिर हमने आगे सोक्रेटिस के ट्रायल पे भी बात की थी। तो आज इसी तरह वर्ल्ड वॉर II का जमाना था, ह्यूमन सफरिंग आसमान पर पहुंची हुई थी, तकलीफों का एहसास हो रहा था और ये सब कुछ चल रहा था। तो दो बड़े राइटर्स आपस में मिलते हैं, एक का नाम है जॉन पॉल सार्त्र और दूसरे का नाम है अल्बर्ट कैमू। दोनों अपनी राइटिंग को मैच करते हैं जो कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड है, और दोनों इस चीज को क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है, क्या ये पहले से तयशुदा था। अब यहां पे हम आपको एक कॉन्सेप्ट का मैं जिक्र करने लगा हूं कि बहुत पुराने जमाने से एक कॉन्सेप्ट चला आ रहा था कि पहले से सब कुछ तय होता है, प्रीडेस्टिन्ड, यानी कि हर चीज डिफाइंड है। अब जैसे कि ग्रीक फिलोसफर्स जो गुजरे हैं वो ये बोलते थे कि एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस, यानी कि पहले किसी चीज का खाका बनता है, उसका थीम बनता है, उसका कॉन्सेप्ट आता है, उसके बाद वो चीज बनती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे ज़हन में कुछ अल्फाज हैं और उन अल्फाज को मैं सफ़े पे लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए ज़रूरी है मेरे पास कोई ऐसा टूल हो जो उन अल्फाज को सफ़े पे ला सके। तो फिर मैं एक टूल इजाद करूंगा, या मुझे किसी ऐसे टूल की ज़रूरत महसूस होगी जो मेरी हेल्प कर सके। फर्ज कीजिए उस टूल के अंदर हमने इंक भरी, और इंक भरने के बाद उसको हमने सफ़े पे उन अल्फाज को लिख दिया जो मेरे ज़हन में। तो लिहाजा वो चीज़ जो किसी चीज़ की ज़रूरत पूरी कर सके, उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसका एसेंस कहलाते हैं। जब आप पैदा होते हैं तो वो चीज़ आपकी एग्जिस्टेंस कहलाती है। तो जो फिलोसफर्स थे वो कई हजार साल से इसी चीज़ पे एग्रीड थे कि एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस, यानी कि एग्जिस्टेंस बाद में है, एसेंस पहले। अब यहां पे मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि बीइंग अ मुस्लिम, हम लोगों का ये फेथ है कि हम लोगों का सब कुछ पहले से तय है।
हम एक खास मकसद के लिए दुनिया में आए हैं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। हमने इबादत करनी है अल्लाह की, उसके बाद हमने आगे चले जाना दूसरी दुनिया में। ये हम मुस्लिम्स का फेथ है। हमने नेक काम करने हैं, अल्लाह की इबादत करनी है और अल्लाह के हुजूर हमने पेश हो जाना। लेकिन एग्जिस्टेंशलिज्म की जो फिलॉसफी है कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई चीज पहले हो जाए और उसका एसेंस बाद में बने। यहां पे इन्होंने ये कहा कि एक चीज ऐसी हो सकती है जिसका नाम है इंसान, जो पहले पैदा होता है और एकदम से आता है और उसके बाद उसके पास फैसले करने की हिम्मत होती है, फैसले करने की चॉइस होती है कि वो अपनी जिंदगी खुद बना सके। यहां पे इनका एक बड़ा मशहूर मैक्सिम है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। यानी कि आप अगर इस लाइन को समझ गए तो आप एग्जिस्टेंशियलिज्म की पूरी फिलॉसफी को समझ जाएंगे। ये बोलते हैं कि इंसान पहले पैदा होता है, उसके बाद वो अपनी जिंदगी में दो चीजों के लिए आजाद होता है। एक तो उसके पास फ्रीडम होती है, दूसरा उसके पास चॉइस होती है, और प्री डेस्टिन्ड कुछ भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझें कि एक बच्चा है जो ऐसी फैमिली में पैदा हुआ है जो डॉक्टर्स की फैमिली है। अब वो बच्चा जो है बड़ा होगा तो उसके पेरेंट्स यही एक्सपेक्ट करेंगे कि वो डॉक्टर बने। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसको महसूस होता है कि मेरे अंदर जो पैशन है वो आर्ट की तरफ जाने का, तो वो बच्चा आर्ट की तरफ जाएगा। तो इसको आप फ्रीडम कहते हैं। जॉन पॉल सार्त्र और अल्बर्ट कैमू ने यही चीज बयान की थी कि इंसान फ्री है, फ्री पैदा हुआ है। यहां पे वो एकदम से आया है। दे डोंट गो इनटू द क्वेश्चन कि वो कहां से आया है, उसने कहां जाना है। वो कहते हैं कि आपके पास ये लाइफ है और इस लाइफ के अंदर जो आप डिसीजंस लेंगे वही आपकी आगे लाइफ को डिफाइन करेगा। जैसा कि आपको मैंने बताया कि बर्ट्रैंड रसेल भी कहता था फिलोसफर्स को उनके जमाने के हिसाब से देखो। चूंकि ये वर्ल्ड वॉर देख रहे थे, उसकी सफरिंग देख चुके थे, तो ये सोच रहे थे कि ये सारे फैसले तो इंसान कर रहा है वॉर में कूदने। इस सफरिंग से मुतासिर होकर उन्होंने ये थ्योरी पेश की जो कि 30s, 40s, 50s, 60s में बहुत पॉपुलर है, जिसमें ये कहते थे कि आप अपने फैसले करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बने। जॉन पॉल सार्त्र बहुत बड़े फिलोसफर थे। उन्होंने एग्जिस्टेंशियलिज्म की पहले तो लेबल को एक्सेप्ट ही नहीं किया। हाइडेगर, जॉन पॉल सार्त्र, दोस्तोयेव्स्की, सोरेन किरकेगार्ड, अल्बर्ट कैमू, ये वो लोग हैं जिनको आप एग्जिस्टेंशियलिस्ट बुला सकते हैं। दोस्तोयेव्स्की, ऑल्दो ही वाज़न्ट अ फिलोसोफर, लेकिन उन्होंने नॉवेल्स लिखे और नॉवेल्स के अंदर उन्होंने इस चीज के ऊपर बात की। अगर आपने ब्रदर्स कारामाज़ोव पढ़ा हुआ है तो आप उसका ग्रैंड इंक्विजिटर का चैप्टर जरूर देखिएगा। उसको इंशाल्लाह मैं किसी वक्त तफसील से आपके सामने डिस्कस करूंगा। इस वक्त तो हम एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जॉन पॉल सार्त्र एक बड़े मशहूर एग्जिस्टेंशियलिस्ट गुजरे हैं जिन्होंने पहले तो इस लेबल को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बाद में उन्होंने इस लेबल को एक्सेप्ट कर लिया। उनकी एक बड़ी मशहूर किताब है बीइंग एंड नथिंगनेस। इट्स अ बिग बुक और इसमें सार्त्र ने एग्जिस्टेंशियलिज्म की तफसील से बात की है। मेरा तो ये ख्याल है कि इस बुक के ऊपर एक अलग वीडियो बननी चाहिए, जो कि कभी बनाऊं। सार्त्र 5'3" के थे, उनकी आंख में स्क्विंट भी था, और लेकिन उन्होंने जो फिलॉसफी पेश की उसका इन्फ्लुएंस उस जमाने में बड़ा महसूस किया जाता था। वो यही बोलते थे कि इंसान के पास फ्रीडम भी है और चॉइस। मैन इज नथिंग एल्स बट व्हाट ही मेक्स ऑफ हिमसेल्फ। उनका कहने का मकसद ये था कि हर इंसान अपनी जिंदगी खुद बनाता है। लेकिन उन्होंने एक फ्लिप साइड भी है उनकी फिलॉसफी। वो ये कहते हैं कि जब आप फ्री होते हैं और आप अपनी मर्जी के डिसीजंस लेते हैं तो आपके पास चॉइस होती है, लेकिन ये चॉइस जो है आपको बाज वक्त बेचैन किए रखती है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है जिसके सामने दो चॉइसेस हैं कि या वो माँ की खिदमत करे या जान पे जाए। और इसी तरह ये मिसाल इन्होंने दी थी कि वो लड़का इन दोनों चीजों में फंसा हुआ है, ड्यूटी और दूसरी तरफ माँ की खिदमत। ये अब इसके सामने दो चॉइसेस हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि दारू ने
उस प्रिजनर को रिलीज कर दिया था, लेकिन उसने अपने लिए इम्प्रिजनमेंट चूज की। अब अगर ये लड़का इन दो फैसलों के बीच में किसी तीसरे शख्स के पास चला जाता है मशवरा लेने कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वो भी उसकी चॉइस हो। यानी कि सार्ट का मतलब ये था कहने का कि हमारे पास चॉइसेस हैं डिसीजंस लेने की। सार्ट की एक बड़ी मशहूर लाइन है, मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री बिकॉज वंस ही इज थ्रोन इन दिस वर्ल्ड he has to choose for himself and he is responsible for everything he does। उसका कहने का मकसद ये है कि आप चॉइस तो ले लेते हैं, लेकिन जो भी कुछ होता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, आपने उस कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना है, क्योंकि ये चॉइस आपकी थी। अब मैं आपको एक मिसाल दूं जदीद दौर से। फॉर एग्जाम्पल, आजकल जिस तरह पोलियो के इंजेक्शंस के हवाले से बड़ी बात होती है कि आप पोलियो के इंजेक्शंस लगाएं, तो अगर आप नहीं लगाते तो जाहिर सी बात है बच्चों के अंदर जो है थोड़ी सी कोई ना कोई कमी रह जाएगी। अब ये आपकी एक चॉइस थी, ये आपने डिसीजन लिया था, आप इस डिसीजन को लेने के लिए फ्री थे। अब उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अगर बच्चे के अंदर कोई कमी रह गई तो आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि इसका जिम्मेदार कोई और नहीं था बल्कि आप खुद थे। यहां पे मैं आपको ये बात समराइज कर दूं कि एग्जिस्टेंशियलिज्म सार्ट के नजदीक आपकी चॉइसेस की बात करता है, आपकी फ्रीडम की बात करता है और ह्यूमन स्ट्रगल की बात करता है। और वो ये भी बात करता है कि इंसान अपनी जिंदगी का जो पर्पस है वो खुद तय कर सकता है, उसके पास फ्रीडम भी है, उसके पास चॉइस भी है, उसके पास डिसीजन करने की आजादी भी है। यहां पे मैं आपको दूसरे फिलोसोफर की मिसाल दूंगा जिसका नाम है अल्बर्ट कमू। अल्बर्ट कमू यही बोलता है कि देयर इज नथिंगनेस, मीनिंगलेसनेस है। मतलब आप किसी से सवाल का जवाब मांगेंगे तो आपको सवाल का जवाब नहीं मिलना, और वो इसको एब्सर्डिटी का नाम देता है। वो इसके मीनिंग जब किसी चीज का नहीं मिलेगा तो वो उसको एब्सर्ड ही बोलेगा। और उसने ये फैसला किया कि आप इसी मीनिंगलेसनेस को, इसी नथिंगनेस को आंखों में आंखें डाल के एक्सेप्ट करो, इसको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। नाउ यू हैव गिवन अ लाइफ व्हिच इज एब्सर्ड, which is meaningless according to Albert Camus। तो अब आप इसको आंखों में आंखें डाल के इससे बात करें और इसको एक्सेप्ट करें और आगे चलें। इसका एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर है सिसिफस के नाम से। सिसिफस को जो है एक पनिशमेंट मिली हुई है जिसमें रोज एक बहुत बड़ा सा स्टोन जिसको बोल्डर बोलते हैं वो उसने वापस ऊपर टॉप पे लेके जाना होता है। वो उसको टॉप पे लेके जाता है, उसके बाद वही बोल्डर रोल बैक होता हुआ नीचे आ जाता है। अगले दिन फिर वो उसको रोल अप करता है। अल्बर्ट कमू सिसिफस की मिसाल इसीलिए देते हैं कि लाइफ जो है एक बोल्डर की माने। वो ये बोलते हैं कि उसको पता भी है कि इसका आउटकम क्या होना है, उसके बावजूद लाइफ गुजारने का यही तरीका है, रोजाना आप बोल्डर को ऊपर लेके जाएं, व्हाटएवर द रिजल्ट मे बी, यू स्टिक विद इट। अब अगर आपको एक चीज मिल गई है, एक ड्यूटी आपके पास है, तो आपने उसको निभाना है, नो मैटर व्हाट द रिजल्ट इज। इसी तरह सिसिफस को भी पता था रिजल्ट यही होगा, बोल्डर जो है वापस आएगा नीचे, लेकिन वो रोजाना यही समझता था कि मेरी जिंदगी की हाइट यही है, जो ड्यूटी मुझे दी गई है वो मुझे पूरी करनी है। अगर मैं अल्बर्ट कमू के एब्सर्ड के नजरिए को आपके सामने रखूं तो आप यूं समझ लीजिए कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास फैमिली का एक बच्चा है जो कि काम कर रहा है और अचानक किसी दिन उसको पता लगता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, उसके बावजूद उसकी नौकरी चली जाती है। अब वो इस सवाल का जवाब ढूंढता है तो उसको समझ आता है कि इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है, ना ही मुझे कोई दे सकता है। तो ये एक एब्सर्ड सिचुएशन उसके सामने आके खड़ी हो गई जो कि एक मीनिंगलेस है। अब यहाँ पे उस बच्चे के लिए जो चीज है वो एब्सर्ड और मीनिंगलेसनेस है। वो एलियनेट हो गया है सोसाइटी से कि मैं अच्छा खासा काम कर रहा था तो ये सब कुछ क्या हो गया। ये पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको मिसाल दे रहा हूं क्योंकि मैंने उस एलिमेंट को जो आज से 100-150 साल पहले पेश किया गया था उसको इस चीज से जोड़ रहा हूं कि ये एब्सर्डिटी, ये मीनिंगलेसनेस, ये नथिंगनेस आपके सामने जॉब लूज करने के सूरत में भी सामने आ सकती है। अब यहाँ पे वो बच्चा ये कर सकता है कि वो जिंदगी की स्ट्रगल को, इस एब्सर्डिटी को, इस मीनिंगलेसनेस को उसकी आंखों में आंखें डाल के देखे, उसको एक्सेप्ट करे और बजाय इसके कि वो उसके बारे में परेशान होता रहे, उस एंजाइटी को एक्सेप्ट करे, जिंदगी में स्ट्रगल करे और नए सिरे से जिंदगी गुजारने की कोशिश करे।
नए एवेन्यूज ढूंढे, नई जॉब ढूंढे, इसी का नाम स्ट्रगल है। और यही वो मिसाल है जो एल्बर्ट कमू और सार्त्र के लिटरेचर से आपके सामने आती है। इसी तरह एल्बर्ट कमू का जो एलियनेशन का कॉन्सेप्ट है, जो आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट है, आपको याद होगा कि मैंने पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया था ग्रेगर सेम्सा के ऊपर, जो मेटामॉर्फोसिस फ्रांस काफ्का की स्टोरी थी, जिसमें ग्रेगर सेम्सा एक बहुत बड़े कॉकरोच में चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, मेटामॉर्फ हो जाते हैं, और उसके बाद उनको एहसास होता है कि वो एक बिल्कुल यूजलेस सी क्रिएचर बन के रह गए। अब फर्ज कीजिए कि आप यहाँ पे किसी फैक्ट्री में मुलाजमा हैं, अगर मैं खातून के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, और अचानक से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज इस तरह आता है कि आपकी सोच में एक वाज़ेह तब्दीली आती है कि मैं ये सब कुछ कर रही हूँ तो ऐसे लगता है जैसे मैं दुनिया से कटी हुई हूँ, और बस मैं सुबह आती हूँ, अपना काम करती हूँ, उसके बाद घर का काम करती हूँ, और कोई मीनिंगलेस है ये सब कुछ। यहाँ पे एल्बर्ट कमू और सार्ट की फिलॉसफी हमें ये एक दर्स दे सकती है, एक चीज समझा सकती है कि लाइफ इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल लाइक सिसिफस, जिसका काम है रोजाना बोल्डर को ऊपर लेके जाना, ऑल्दो उसको पता है कि इसका आउटकम क्या हो। तो इस लिटरेचर से हमें ये पता लगता है कि लाइफ इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल, और हमें आगे रास्ता बनाते जाना है, हमें चलते जाना है, क्योंकि आपके पास फ्रीडम है, आपके पास चॉइस है, आपने वो डिसीजन लेना है। और याद रखिए कि जो भी आप डिसीजन लेंगे उसका जो आउटकम है वो पूरी सोसाइटी पे आएगा, क्योंकि बहुत से लोग आपको देख भी रहे हैं, बहुत से लोग आपको समझते भी हैं, और बहुत से लोग देखते हैं कि ये लड़का काम करता है, ये इंसान काम करता है, दिन रात मेहनत करता है, मजदूरी करता है। तो एज अ होल इनकी फिलॉसफी जो है वो आपको आइसोलेशन की तरफ नहीं लेके जाती, वो आपको सोसाइटी में मिक्सअप होने का लेसन देती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मिक्सअप होना चाहिए। इसी तरह आपका ये जो काम करने का अंदाज है, जो स्ट्रगल करने का अंदाज है, ये एक बड़ी आइडियल सोसाइटी को तश्कील देता है। आज की लाइफ के हवाले से मैं अगर आपको कोई और मिसाल दूं तो टेक्नोलॉजी का दौर है, पीपल आर मोर कन्फाइंड टूवर्ड्स देयर मोबाइल फोन्स। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो ये नॉवेल्स हैं, ये जो लिटरेचर है, ये आपको एक मैसेज दे रहा है कि आप एलियनेट और आइसोलेशन में अगर महसूस करते हैं, ये कभी ऐसी आपको फीलिंग आती है, तो आप मिलें, लोगों के साथ मिक्सअप हो। तो ये जो चीज है, ये फिलॉसफी आपको अपने आप से बाहर निकालने में मदद करती है। जैसे सिसिफस था जो रोजाना एक काम करता था और ये न्यू कि इसका आउटकम क्या होगा, लेकिन वो उस काम को जरूर करता था। एग्जिस्टेंशियलिज्म सिर्फ फिलॉसफी की हद तक महदूद नहीं रही। एग्जिस्टेंशियलिज्म के थीम्स आपको पेंटिंग्स में भी मिलेंगे, आपको म्यूजिक में भी मिलेंगे, आपको मूवीज में भी मिलेंगे। बहुत से यंगस्टर्स या जो मूवीज के शौकीन हैं, उन्होंने एक मूवी देखी होगी द मैट्रिक्स, और एक और बड़ी मशहूर फिल्म है जिसका नाम है द फाइट क्लब। इन दोनों फिल्मों में एक इंसान दो डिफरेंट लाइफ्स को देख रहा है, एक वो जो रियल है और एक वो जो अनरियल है। अब इनमें से कौन सी रियल है ये तो देखने वाला फैसला कर सकता है, लेकिन दोनों चीजों में स्ट्रगल्स जारी हैं। मैट्रिक्स में न्यो जो है वो मैट्रिक्स को भी देख रहा है और उसको रियल लाइफ का भी पता है, जिसमें मशीन्स ने उनकी जिंदगी मीनिंगलेस बना दी थी, विच वॉज वेरी एब्सर्ड। जैसे आपको याद होगा फ्रांस काफ्का के नावल में एक एब्सर्ड चीज के जरिए फ्रांस काफ्का ने हमें बताया कि वो कॉकरोच में चेंज हो गए थे। इसी तरह न्यो को एक दिन आंख खुलती है तो उसको पता लगता है कि मशीन्स इतनी ज्यादा मॉडर्न हो चुकी हैं कि उन्होंने मैट्रिक्स बना के हमारी जिंदगियों को कंट्रोल किया हुआ है। और इसी तरह फाइट क्लब में भी यही होता है। जिस वक्त आपको पता है कि एडवर्ड नॉर्टन को मुलाकात होती है ब्रैड पिट के साथ, वो उसको फाइट करना सिखाता है, वो चीज रियल थी या अनरियल थी, लेकिन उसको स्ट्रगल का लेसन दे गई। इसी तरह आपको मैं अगर गालिब का एक शेर बताऊं, ज़ोफ़े जनू को वक्त तपिश, ज़ोफ़े जनू को वक्त तपिश, दर भी दूर था, एक छोटे से घर में बियाबां जरूर था। मतलब उसका कहने का मकसद ये है कि एग्जिस्टेंशलिज्म का इन मिसरों पर बड़ा इतलाक होता है। जैसे बियाबान जो है आपको एलूफनेस का एहसास दे रही है, छोटे से दर में मतलब ये आपको लाइफ का बता रही है। ज़ोफ़े जुनून को वक्त तपिश, ये वो एंग्जाइटी का जिक्र हो रहा है और उस फ्रीडम ऑफ चॉइस का जिक्र हो रहा है जिसके बारे में सार्त्र और एल्बर्ट कैमू जिक्र करते हैं। तो देखें, पोइट्री में भी आपको एग्जिस्टेंशलिज्म मिली, बुक्स के अंदर भी आपको मैंने बताया कि किस तरह मिलती है, मूवीज के अंदर भी मैंने आपको बताया
और अगर आप म्यूजिक सुनने के शौकीन हैं तो एक बैंड है टूल, उनका भी जो थीम है वो भी इस चीज को क्वेश्चन करता है, वो भी इस चीज की बात करता है, वो भी रियलिटी और कॉन्शियसनेस की बात करता है। शेज़म उनका एक बड़ा जबरदस्त सॉन्ग है, वो आप सुन सकते हैं। एक और सॉन्ग है लिटरल अस, तो ये सॉन्ग्स आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये फिलॉसफी जो है हर जगह किसी ना किसी शक्ल में मौजूद है। तो आप इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा आपको मेरा आज का कैसा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर नेक्स्ट बुक में मुलाकात होगी। इस बुक को खरीदिएगा, इसको पढ़िएगा। ये बड़ी जबरदस्त चीजें हैं, इनको पढ़ने से आपका जहन खुलता है, आपको फिक्र अमल की आज़ादी मिलती है। आपको मेरा प्रोग्राम कैसा लगा इस पे कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट वीक।